नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं। आप सब साथियों से निवेदन है, आप सब भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन लेते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में खाली स्थान विश्वास करते हैं दर्शाता है। पहला ऑप्शन है असंबंध, भावनात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परवरिश, आधिकारिक परवरिश, अधिकारवादी परवरिश, अनुमोदक परवरिश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिकारवादी परवरिश, ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पर परवरिश 4 टाइप की होती है। पहली होती है आधिकारिक परवरिश। इसमें क्या होता है कि बच्चे को प्यार से रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, कुछ निश्चित नियम होते हैं और बच्चे को सपोर्ट करते हैं माँ बाप उनके और फ्रीडम भी देते हैं। इसमें अगर कोई उन्हें सज़ा देनी होती है तो उनसे कह देते हैं कि तुमने ये गलती की है, अब तुम्हें इस वीक पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, इस टाइप से छोटी मोटी सज़ा दे देते हैं। अब हम बात करते हैं अधिकारवादी परवरिश की। इसमें क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा उनके जो नियम हैं, उनके बनाए हुए नियम, उनको ब्लाइंडली फॉलो करे, उन पर कोई अपने हिसाब से काम ना करे, वो जो बोलते हैं वो काम करे। अगर वो काम नहीं करता तो उन्हें अच्छे से दंडित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड। और यहाँ पर नियम बहुत कड़े रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो तीसरी परवरिश है वो है अनुमोदक परवरिश। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं माँ बाप बच्चों को, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि सिर पर चढ़ाकर रखते हैं बच्चों को और खुली छूट देते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई दंड अंड ऐसा कुछ नहीं, दंड की कोई चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी परवरिश होती है अनुमोदक परवरिश। इसी तरीके से असंबंध परवरिश में क्या होता है, बच्चों को अलग थलग कर दिया, जैसे कोई हॉस्टल में भेज दिया, उनकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ बाप को, और बुरा कर रहे हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से ये 4 परवरिश है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, दूसरा ऑप्शन विशेष बच्चों के लिए अलग थलग कक्षा, तीसरा ऑप्शन समान शैक्षिक अवसर, चौथा ऑप्शन सभी बच्चों की खान पान संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए पहले अलग से स्कूल, विशेष स्कूल बनाए जाते थे और वो बच्चे उनमें पढ़ा करते थे। लेकिन जब वो काम करने जाते थे तब उन्हें जो समाज की मुख्य धारा है उनके साथ, उन लोगों के साथ काम करना पड़ता था, तब उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी। तो अभी क्या हुआ कि जो समावेशी शिक्षा आई तो उसमें सारे बच्चों, दिव्यांग बच्चे हो गए और जो नॉर्मल बच्चे हो, सबको साथ में एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिससे जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, वो नॉर्मल सबके साथ रह के एडजस्ट करना सीखते हैं और बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। आंसर टिक करने की बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है, ऑप्शन है, वो यहाँ पर सही होगा कि जो विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, ये बात ये सिद्धांत नहीं कहता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। पहला ऑप्शन परिवार, दूसरी बुद्धि, अधिकारवादी परवरिश शैली, चौथा ऑप्शन सहकर्मी रिश्तेदार, है ना। तो यहाँ पर परिवार उनके तनाव से दूर रख सकता है, बुद्धि तनाव से दूर रख सकती है, अधिकारवादी परवरिश शैली है उसमें बच्चा तनाव में पहले से ही रहता है उसके माँ बाप के कारण, तो यहाँ पर ये तनाव से दूर नहीं करेगा। जो रिश्तेदार हैं वो तनाव से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो
उसने किस सिद्धांत को समझा है? पहला ऑप्शन संरक्षण, दूसरा है आगमन तर्क, तीसरा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन है परिकल्पित तर्क। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चा क्या समझ रहा है कि जो मेज है अगर उसको उल्टी कर दें या फिर उसको दाएं बाएं खिसका दें तो उसका वजन सेम रहता है। तो अब इस कंडीशन में वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका है और उसे संरक्षण, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, संरक्षण। कंजर्वेशन होता क्या है? तो जगह या स्थिति चेंज करने पर वजन चेंज नहीं होता, ये है कंजर्वेशन का सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। पहला ऑप्शन एक समान पैटर्न, दूसरा ऑप्शन एकीकरण, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता और चौथा ऑप्शन निरंतरता। तो दुनिया में सारे बच्चों का जो विकास होता है वो एक जैसा होता है। पहले बच्चा रेंगना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना। ऐसा कभी नहीं होता कि अमेरिका का बच्चा सीधे पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर दे। तो ना, जैसे ही पहले क्रम में एक पैटर्न में ही सब चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पीड थोड़ी तेज हो, एक साल में ही चलने लगे, कोई 2 साल बाद चलना सीखे बच्चा, तो ये उनकी स्पीड होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक समान पैटर्न। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। ये कथन किसका था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिगमंड फ्रॉइड, उनका कथन था ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7th, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? तो ये जो घटना है इसका वर्णन किया है पियाजे ने। पियाजे के अनुसार यह घटना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के दौरान होती है, जब बच्चा कुछ फंक्शंस जैसे तर्क करना, संरक्षण, कंजर्वेशन ये सब सीख लेता है, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सीखे हुए इन फंक्शंस का सभी प्रॉब्लम्स में तुरंत अप्लाई कर दे। ये जो फंक्शंस उसने सीखे हैं उसका वो तुरंत अप्लाई नहीं कर पाता। जैसे सपोज उसने कोई एक एक्स टास्क मिला, एक्स टास्क पर तो उसने फंक्शन अप्लाई कर दिया, लेकिन अगली बार जब वाई टास्क मिलेगा सेम ऑपरेशन का, तो उस पर वो फंक्शन जो उसने सीखा था वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? तो ये जो कक्षा प्रबंधन की तकनीक है उसको हम बोलते हैं समय समाप्त तकनीक। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा अगर नकारात्मक व्यवहार दर्शा रहा है तो हम उस बच्चे से कहते हैं कि चलो तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ और पढ़ो, वहाँ से कक्षा से अलग होकर अपने जो छात्र हैं, शेष छात्र हैं, उनसे अलग होकर पीछे देखेगा तो उसे अजीब लगेगा, तो उसका जो नकारात्मक व्यवहार है वो सुधर जाएगा। इसी तरीके से हम तुष्टि तकनीक में क्या होता है कि कोई बच्चा अगर नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो उसकी जो क्लास टीचर है वो उस नकारात्मक व्यवहार को रोकने की जगह उसे प्रोत्साहित करेगी, कि कहेगी बच्चे तुम करो और करो। तो बच्चा करता रहेगा, फिर वो बोर हो जाएगा, फिर वो समझ जाएगा कि ये व्यवहार मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, तो इस हिसाब से वो सीखेगा। इसी तरीके से परिसमाप्ति तकनीक में क्या होता है, परिसमाप्ति तकनीक में ये होता है कई बार बच्चे जो शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं, वो जो टीचर है उसका अटेंशन पाने के लिए करते हैं। तो इस तकनीक में क्या होता है, टीचर है ना वो उसको, जो स्टूडेंट है उसको देखती भी नहीं है, उसको इग्नोर कर देती है। तो इस तरीके से जो व्यवहार कर रहा था वो उसको करना बंद कर देता है। तो ये 2-3 तकनीक हो गई। अब शारीरिक दंड वाली तकनीक तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन 4th। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9th,
प्याजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिन्हें उन्होंने खालिस्तान कहा है। तो जो प्याजे ने कहा है कि उनको वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जब बच्चा 7 या 9 महीने से छोटा होता है तब हम अगर उसके सामने कोई चीज़ रख देते हैं तो वो उससे खेलता रहता है। अगर हम वो जो वस्तु दी है बच्चे को वो अगर कहीं छुपा दें तो वो उसे नहीं खोजेगा, वो सोचेगा कि अब वो ख़त्म हो गई है, अब वो समाप्त हो गई है, वो उसे नहीं ढूंढेगा। उसे लगता है कि जो चीज़ उसके सामने है, जो उसे वो देख रहा है, फील कर रहा है, वो तब तक ही है जब तक वो उसे फील कर रहा है। जब आप उससे वो चीज़ दूर ले जाते हैं तो वो सोचता है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन 7 महीने, जब वो 7 महीने से 9 महीने तक का हो जाता है तब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब आप उसकी जो वस्तु छुपा लेंगे जो उससे वो खेल रहा था, तो अब वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसमें वस्तु स्थायित्व आने लगा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेंचमार्क आकलन को यह भी कहा जाता है। पहला है योगात्मक आकलन, दूसरा है निदानात्मक आकलन, तीसरा है अंतरिम आकलन और चौथा है निर्माणात्मक आकलन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अंतरिम आकलन में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस एक इंटरवल के दौरान, एक फिक्स इंटरवल के दौरान नोट किया जाता है कि जब उनने शुरुआत की थी तब उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अभी करंट में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और जो प्रीवियस स्कूल मतलब प्रीवियस जो कक्षा थी इससे पहले, उसमें जो बेंचमार्क एक टाइप का सेट कर लेते हैं, उसके आधार पर भी देखते हैं कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है इस क्लास का जो पिछली क्लास थी उससे, और इसलिए इसे बेंचमार्क आकलन भी कहते हैं, अंतरिम आकलन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानववाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षणों को एक रूप करने के लिए, दूसरा ऑप्शन किसी भी क्षमता को पूरा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन रोजगार परक बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जो मानववाद है वो कहता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पूरा, कितनी क्षमता तक चीज़ों को, ज्ञान को अर्जित कर सकता है, कहाँ तक चीज पहुँच सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, ये सब बात मानववाद में आती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, दूसरा ऑप्शन अलग अलग समूहों में काम करने की, तीसरा ऑप्शन अपने स्वयं के छोटे समुदाय को शुरू करने की, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के साथ मेल जोड़ बढ़ाने की। तो विविधता के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं जब बच्चे एक दूसरे के साथ मेल जोल करके अपना सामाजिक विकास करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तब विविधता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तेजना, दूसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है प्रलोभन और चौथा ऑप्शन है अंतःनूढ़। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे सोना, खाना, पीना, जो हमारे में जैविक रूप से आती हैं और जन्मजात पैटर्न होते हैं, इनको कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अचानक आह क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है फ्लैश बल्ब, दूसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन और चौथा ऑप्शन है परिणाम। तो आप एक स्थिति लीजिए, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपसे बन नहीं रहा था और अचानक एकाएक आपको एक आइडिया आया और आपने उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दिया। मतलब आपकी दिमाग की बत्ती जल गई एक टाइप से, है ना। जैसे कि आपने देखा था कोहलर के प्रयोग में, जो सुल्तान था उसने सब चीज़ों को एक साथ देखा, चीज़ों को, और फिर उसके दिमाग में एकदम से सूझ आई और उसने जो टेबल या स्टूल रखा था फिर लाठी उठा के केले को उठा लिया था। तो इस टाइप से अंतर्दृष्टि आती है
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अंतर्दृष्टि, इनसाइट। कोई दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाती है तो इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति है। पहला ऑप्शन है लेखन, दूसरा ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है पाठ, चौथा ऑप्शन है विचार मंथन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ये एक टाइप की टेम्पररी हेल्प होती है जो बच्चों को दी जाती है कुछ अच्छा करने के लिए। आप जैसे ही बच्चा अच्छे करने लगता है ये हेल्प हटा ली जाती है, तो ये सीखने में समर्थन करती है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होते हैं? पहला है केवल विशिष्ट छात्र, दूसरा है सामान्य और विशिष्ट छात्र, तीसरा ऑप्शन है केवल सामान्य छात्र और चौथा ऑप्शन है बहुभाषीय और प्रभावशाली छात्र। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा क्वेश्चन सेकंड, ऑप्शन सेकंड, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। जो सामान्य एवरेज स्टूडेंट हैं और जो विशिष्ट स्टूडेंट है, विशिष्ट स्टूडेंट में दिव्यांग छात्र भी आ जाते हैं और जो टॉपर हैं या फिर जिनका आईक्यू हाई लेवल का है वो सब इसमें आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दूसरा ऑप्शन है देहिक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, चौथा ऑप्शन है संवेदी। तो संवेग इमोशन होता क्या है? हम लोग सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि का अनुभव कब करते हैं? जब हम उत्तेजित होते हैं। इन अवस्थाओं को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग में कौन कौन से तत्व होते हैं? व्यवहारात्मक होता है, दैहिक मतलब शारीरिक तत्व भी होता है और संज्ञानात्मक तत्व होता है। यहाँ पर संवेदी सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी तत्व, संवेदी तत्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन स्वेच्छाचारी, दूसरा ऑप्शन जनतांत्रिक, तीसरा ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण और चौथा ऑप्शन वांछनीय सूचना। तो देखिए जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण बिल्कुल होना चाहिए और वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट, ये नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए टीचर को, मतलब जब मन हुआ तब पढ़ा दिया, इस टाइप से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। शिक्षण के सूत्र, इनके उपयोग से बच्चों को सिखाने में सरलता, सुगमता और कम टाइम में वो चीज़ों को याद रख सकते हैं, इसलिए हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन होता है, निश्चित से अनिश्चित होता है, दृश्य से अदृश्य होता है, निगमन से आगमन नहीं होता, आगमन से निगमन होता है। आप किसी चीज़ को पहले खोजते हैं फिर नियम बनाते हैं, पहले से नियम नहीं बना के रखते हैं। निगमन में पहले नियम आ जाता है, फिर उदाहरण आप देते हैं, उस उदाहरण देते हैं, फिर वो नियम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं। यहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बनाएंगे। तो ये जो है ना शिक्षण सूत्र वो वैज्ञानिक तरीके से है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, ये निगमन से आगमन नहीं होगा, आगमन से निगमन सूत्र है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? स्किनर, रॉस, एबिंगॉस, M.L. बिग्गी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो ये लर्निंग कर्व दिया है वो दिया है हरमन एबिंगॉस ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, हरमन एबिंगॉस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 44, 64। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, पेयर नहीं पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जोड़ा नहीं पूछा गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा 46। अगर जोड़ा पूछा जाता तो 23 होता आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो विकास की जो अवस्था है बाल्य अवस्था, स्पेसिफिकली पूर्व बाल्य अवस्था, उसको हम गैंग एज कहते हैं, जिसमें जो लड़का है वो अपने लड़कों का ग्रुप बनाता है, उनके साथ खेलता है, लड़कियां अपने लड़कियों का ग्रुप बनाती हैं, उनके साथ खेलती हैं, गैंग बनाती हैं। तो ये स्थिति होती है पूर्व बाल्य अवस्था में, जब बच्चा स्कूल जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का परिणाम है। पहला है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, दूसरा है अनिर्देशित व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तेजनापूर्ण व्यवहार और चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। अगर आप मोटिवेट होंगे किसी लक्ष्य के प्रति तो आप उसको लक्ष्य को पाने के लिए उस पर केंद्रित होंगे, मतलब उससे रिलेटेड टास्क करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे और वो आपके व्यवहार में भी दिखाई देगा। तो ये होता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है पौण अवस्था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, पूर्व बाल्य अवस्था। इस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। वो चाहता है कि सब उसको ही देखें, उसके ही साथ ही खेलें और उसके हिसाब से ही सब सोचते हैं। तो ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अगर आप किसी को काम को जारी रखना चाहते हैं, नियमित करना चाहते हैं, तो आपको बोर नहीं होना, आपको मोटिवेट मतलब प्रेरणा होनी चाहिए। तब अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप लगातार काम को जारी रख सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेट हो गए या थक गए, बोर हो गए, तो आप काम बीच में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्रेरणा जरूरी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। जो वंशानुक्रम या जीन है वो हमें कुछ क्षमताएं देता है और जो वातावरण है वो हमें अवसर प्रोवाइड करता है इन क्षमताओं का विकास करने की और अच्छा बनाने की। तो यहाँ पर इनकी अन्योन्य क्रिया से व्यक्ति में भिन्नताएं आती हैं। दोनों का प्रभाव व्यक्ति के जो विविधता है, भिन्नता है, उस पर पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वांछित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। दूसरा ऑप्शन, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा ऑप्शन, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान न देकर क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप दिख रहा है वो होगा सेकंड, आप उनके विषय में जानकारी जुटाएं और उनको कक्षा में शामिल करें, जिससे वो उनको अलग नहीं लगेगा, वो अलग फील नहीं करेंगे और अच्छे से उनका विकास होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मन्नन ने, सेल्टन ने, हिप्पोक्रेट्स ने और कैटल ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन भी कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की गतिविधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो अगर क्लास में बच्चा सीख रहा है कि
10 में से 4 गए, 6 बचे। तो अगली बार जब वह अपने घर जाएगा तब उसकी मम्मी कहेंगी कि 10 रुपए का नोट देंगी और कहेंगी कि 4 रुपए की चॉकलेट ले आओ। तो वो 10 में से 4 रुपए की चॉकलेट ले आएगा। तो अब वो सोचेगा कितने रुपए बचे, 6 रुपए। तो अब ये जो ज्ञान उसने अर्जित किया था वो अपने व्यवहारिक जीवन में काम कर रहा है। तब यहाँ पर जो करेक्ट स्थानांतर कर रहा है, मतलब जो ज्ञान का है पहले कक्षा का ज्ञान अपने जो डेली लाइफ में है उसमें उपयोग कर रहा है। तो इसलिए उसका स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर ये, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि इनसाइट द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इनसाइट की जो व्याख्या करते हैं वो गेस्टाल्टवादी लोग करते हैं। उनका मानना है, गेस्टाल्टवादी लोगों का मानना है कि जो होल है वो उसके जो पार्ट हैं उसके से ज़्यादा होता है। जैसे कोई चीज़ पूरी है, जो पूरा पार्ट है वो उसके अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, उनके जो सम किया जाए तो उससे ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कि अगर कोई परिस्थिति है, सब चीज़ों को इकट्ठा करके अगर सोचा जाए तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे, आप में अंतर्दृष्टि अचानक आ जाएगी। ये मानते हैं गेस्टाल्टवादी लोग। गेस्टाल्टवादी लोगों में कौन कौन आते हैं, कोहलर, कोफका, है ना, ये सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए। किसी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो नए साथी इस चैनल पर जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।